वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा चलाई जा रही यह प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आगामी उत्तराखंड लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस तथा अन्य एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सारे सॉल्व कराए जा रहे हैं। कल हमने लोअर पीसीएस का पेपर सॉल्व किया था। आज हम वर्ष 2021 में आयोजित किया गया पेपर अपर पीसीएस का, जो ये जनरल स्टडी का पहला पेपर है, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 150 क्वेश्चन में आज हम इसका पहला पार्ट पूरा करेंगे, जिसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और अन्य जानकारी को भी हम आपसे साझा करेंगे। तो उम्मीद है आपका ये पेपर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपर पीसीएस 2021 का यह पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो इसमें जो गैबोन है, गिनी है और गिनी बिसाऊ, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, जबकि ये जो गुयाना है ये दक्षिण अमेरिका का देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुयाना। गुयाना और एक होता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है। वर्तमान में फ्रेंच गुयाना पर फ्रांस का अधिकार है। और फ्रांस यहाँ से अपने सारे सैटेलाइट और अंतरिक्ष कार्यक्रम या जो भी सैटेलाइट यहीं से छोड़ता है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ क्लियर कर ली है, फ्रेंच गुयाना और गुयाना दोनों दक्षिण अमेरिका के देश हैं। आगे बढ़ते हैं। संसार की सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला, तो इस सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर कहे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला होती है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये यूरोप में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगर विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो रॉकी पर्वत श्रृंखला हो जाता है। वर्तमान में आजकल परीक्षाओं का पैटर्न प्रथम या लास्ट आजकल नहीं पूछा जाता, वो सबसे बीच का पूछा जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, या दूसरी लंबी बड़ी झील कौन सी है, या दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आप इसी पेपर में देखेंगे कि वो पैटर्न को चेंज कर दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। अब दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे पूछा जाता है, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो अगर ये रफली भारत का मैप बनाए तो ये पश्चिमी घाट हो जाता है, और ये पूर्वी घाट जो बीच बीच में कटा फटा सा है, तो ये जो जगह है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित नहीं होती है? अगर हम जलधाराओं की बात करें तो ये रफली अगर मानो कि उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये बीच में आपका विषुवत रेखा हो जाती है, ये आपका यूरोप का एरिया हो गया, ये अफ्रीका और इधर ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं रफली इसको मान के चलूँ तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो उत्तरी अटलांटिक में यहाँ से बहते हुए अमेरिका के इस पार तक जाती है। यही गल्फ स्ट्रीम आगे जाकर नॉर्वेजियन की धारा बन जाती है। ठीक है, फ्लोरिडा की धारा यही अमेरिका में उत्तरी पार्ट में स्टार्ट होती है। तो मैंने आपको तीनों धाराएं बता दी, ये गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा, ये उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होती है। लेकिन जबकि जो बेंगुएला है, बेंगुएला जो मैंने आपको बताना चाह रहा था मैं आपको, अगर ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है, तो बेंगुएला की धारा यहाँ से होकर इस तट पर बहती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेंगुएला की धारा बहती है। तो ये हो जाती है, ये होगा उत्तरी अटलांटिक, ये होगा आपका दक्षिण अटलांटिक। तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है बेंगुएला, ना कि उत्तर अटलांटिक महासागर की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेंगुएला। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। देखिए मैंने अभी आपको बता के चला था कि अगर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता तो वो सिंपल भाषा में ग्रीनलैंड हो जाता,
लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या विश्व का सबसे छोटा देश, या वो चीज़ अलग हो गई है। अब इसमें दूसरे नंबर का द्वीप पूछा है, तो इसमें दूसरे नंबर का द्वीप हो जाएगा न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी। तो मोस्टली बच्चों में कन्फ्यूज़न था, बोर्नियो और न्यू गिनी में लेकर कन्फ्यूज़न था, बट इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू गिनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पवनों का प्रकार दिया गया है, ठंडी पवन और अलग अलग क्षेत्रों में जो पवनें चलती हैं उसके बारे में इसको बताया गया है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें मिस्टियल बिल्कुल ठीक है, राइन घाटी में चलती है। फॉन जो अंगूरों की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, यूरोप में चलती है, आल्प्स पर्वत के निकट। खमसिन मिस्र में चलती है, बिल्कुल सही था। लेकिन ये जो बोरा है ये साइबेरिया में ना चलकर इटली की ये ठंडी हवा है, तो ये इटली की हवा हो जाती है। और अगर हम साइबेरिया की बात करें, साइबेरिया में चलने वाली जो हवा होती है उसे बिल्जर्ड बोला जाता है, बिल्जर्ड। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हम यहाँ से निकाल के ले आए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही जो मैं अभी आपसे डिस्कशन किया था, 7वां नंबर क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? यहाँ नील नदी हो जाती है विश्व की सबसे लंबी नदी, लेकिन इसका आंसर अमेजन होता है। इसका आंसर होगा अमेजन। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगर जल घनत्व के हिसाब से पूछी जाए तब भी अमेजन हो जाती है। अगर विश्व की दूसरे सबसे लंबी नदी होती है तो भी ये अमेजन नदी ही मानी जाती है। अगर एशिया की पूछी जाती है, अगर एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी जाती है तो ये हो जाता है यांगतीजी या फिर यांगटेसी क्यांग, जो चीन में बहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? देखिए यहाँ पर जो है क्वार्टजाइट, ठीक है, और मार्बल, नीस, ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं, अवसादी चट्टान। लेकिन ये जो आपका डोलेमाइट है, ये जो है कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा गलत बोल गया, माफ़ कीजिएगा। ये जो है ये सारे क्वार्टजाइट, मार्बल, नाइस, ये सारे रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, जबकि डोलोमाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो देखिए अगर हम ये रफली भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो ये अरावली श्रेणी ऐसी आ जाती है राजस्थान के पास में, उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर सतपुड़ा, अजंता। तो जो मालवा का पठार है वो यहाँ पर स्थित है, अरावली और विंध्य के मध्य स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर स्थित है, बुंदेलखंड का यूपी से थोड़ा जो एरिया टच करता है वहाँ पर स्थित है, और दक्कन का पठार, ये वाला एरिया दक्कन का पठार आ जाता है। मतलब ये कर्नाटक और मध्य प्रदेश से नीचे का जो एरिया है यहाँ पर दक्कन का पठार आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपका क्यूबा। बट इसी के साथ, आसान क्वेश्चन के साथ, हम अगर एक पॉइंट और निकाल लेते हैं कि एंटलीज का मोती ये किसे कहा जाता है? ये भी क्यूबा को ही एंटलीज का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सतलुज की सहायक नदी नहीं है? देखिए जो सिंधु नदी तंत्र है ना, अगर आपने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा, और कई सारे क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल जाएगा, जो आपको थोड़ा समझना जरूरी है। अगर हम फिर से एक रफली भारत का मैप बनाते हैं, और हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से से यहाँ पर अगर आपका तिब्बत की जो झील है, तिब्बत वाले पार्ट से, यहाँ से आपका सिंधु नदी का उगम होता है, यहाँ से ये आपकी सिंधु नदी होगी। सिंधु नदी के बाद, सिंधु नदी तो आपकी ये ऊपरी पार्ट से, जम्मू कश्मीर के ऊपरी पार्ट से होकर पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है झेलम। ठीक है, झेलम नदी निकलती है, लेकिन झेलम नदी जो है ये आपकी सिंधु हो गई, ये सिंधु में लगाता हूँ, ये झेलम नदी है। ठीक है, ये झेलम नदी है, ये वाली। ये झेलम नदी डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती, उससे पहले एक चिनाब नदी है जो भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, वो मिलती है इसमें आके, आपकी जो झेलम नदी है चिनाब में आके मिल जाती है। ठीक है,
और चिनाब नदी आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये 3 नदियाँ क्लियर होगी, सिंधु, झेलम, चिनाब। मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, बीच में थोड़ा सा ये हो गया, 1 सेकंड। ठीक है, ये तो आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, और ये चिनाब नदी जो डायरेक्ट अपना सिंधु में मिल जाती है। झेलम नदी डायरेक्ट सिंधु में ना मिलकर चिनाब में आके मिलती है। इसी प्रकार इसी के निचले हिस्से से रावी नदी निकलती है, वो भी आपकी चिनाब नदी में आके मिलती है। ठीक है, चिनाब नदी के मिलकर फिर वो सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सिंधु, ये झेलम, इसको जे से लिख देते हैं, ये चिनाब हो गया। ठीक है, ये रावी हो गया। ठीक है, ये रावी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक यहीं से निकलती है ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी इसमें डायरेक्ट नहीं मिलती। सतलज नदी जो है, सतलज नदी वो भी रावी के जो तिब्बत मानसरोवर झील है वहीं से निकलती है, और ये सतलज नदी सीधे मिलती है सिंधु नदी में, लेकिन उससे पहले ये जो ब्यास नदी है ये सिंधु नदी में, माफ़ कीजिए, सतलज नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये सिंधु नदी का तंत्र हो जाता है। तो मिलती सारी नदी अल्टीमेटली सिंधु से ही है, परंतु डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन किससे मिलता है वो आपको मैंने सारी चीज़ बता दी है। ठीक है, सतलज नदी डायरेक्ट मिल जाती सिंधु से, उससे पहले मिलने से पहले ब्यास नदी से सतलज से मिलती है। उसी प्रकार सिंधु नदी से डायरेक्ट मिलने वाली नदी चिनाब है, चिनाब की सहायक नदी हो जाती है झेलम और रावी। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में था कि कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है। सतलुज की सहायक नदी ब्यास है। ठीक है, बास्पा है, स्पीति भी है। ठीक है, जो आपकी बास्पा है ये भी है, स्पीति है, ब्यास है, लेकिन जो रावी है ये रावी नदी सतलुज की सहायक नदी ना होकर चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, तो चिनाब की सहायक नदी में कौन आ जाएगा, एक तो झेलम भी आ जाएगा और रावी भी आ जाएगा। तो इसलिए यह क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में किसने कहा कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। इसका सही आंसर होगा कोपेन। ठीक है, पूरा नाम था व्लादिमीर कोपन। इन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया वो 3 आधार पर किया। जलवायु का वर्गीकरण कोपेन द्वारा एक किया गया तापमान के आधार पर। ठीक है, उसके बाद वर्षा के आधार पर और वनस्पति के आधार पर। ठीक है, कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया, तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर। अब इनके लिए इन्होंने अलग अलग कोड्स का इस्तेमाल किया, जैसे AWG, CWG, ES, AS, वो अलग अलग कोड किया गया। तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि वो कोड कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन आगे इसका आने वाला है, तब इस पर और चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसका सही आंसर कोपेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, हम लोग जनरली पढ़ के हैं वायुमंडल की परतें जो पढ़ते हैं, सबसे पहले क्षोभ मंडल पढ़ लिया, फिर समताप मंडल पढ़ लिया, मध्य मंडल पढ़ लिया, आयन मंडल पढ़ लिया, बहिर्मंडल पढ़ लिया। हम सब पढ़ लेते हैं कि ओजोन परत किस में पाई जाती है, वायुयान किस में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर किस में उड़ते हैं, रेडियो किस में संचार होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया सममंडल, जबकि अगर आप देखेंगे कि जो वायुमंडल की परतों का विभाजन 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है रासायनिक संरचना के आधार पर, दूसरा होता है दाब के आधार पर। ठीक है, हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, वो है दाब के आधार पर है। ठीक है, अगर हम क्षोभ मंडल कहें या समताप मंडल कहें या आयन मंडल कहें, ये दाब के आधार पर वर्गीकरण है। ठीक है, अगर हम रासायनिक आधार पर देखेंगे तो परतों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है सममंडल, ठीक है, और एक है विषम मंडल। मैं आपको इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन ये गलत किया था और इसको आंसर सबको समझ नहीं आ रहा था। हर कोई इसमें वो ढूंढ रहा था, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल ढूंढ रहा था। लेकिन आपको मैं क्लियर बता दूं कि रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल की परतों को 2 भागों में बांटा गया, सममंडल और विषम मंडल। अच्छा, अब देखिए सममंडल में कौन कौन सी परतें आ जाती हैं। सममंडल में प्रारंभ की जो 3 परतें हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, ठीक है, और मध्य मंडल, ये आपकी सममंडल में आ जाएगी। और विषम मंडल में
विषमंडल में बाकी आपकी परतें, ठीक है, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका अब आपको आंसर बिल्कुल क्लियर मिल गया होगा। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल ये सममंडल का भाग है, जबकि ये जो आयन मंडल है ये विषम मंडल का भाग है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका हिंदी पार्ट ढूंढ लेते हैं। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में कोडरमा की खान है, ठीक है। और अभ्रक जनरली आप जानते हो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो नहीं जानते उनको बता दूं। जो एक बेसिक एग्जांपल जो आप कह सकते हो, प्रेस, जो हमारी प्रेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस होती है, उसका जो निचला जो भाग होता है प्रेस का जो निचला भाग होता है, उसमें क्या होता है, अभ्रक की परत लगी होती है, ठीक है। और इसके प्रेस के, ये तो प्रेस का हैंडल हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका एलिमेंट लगा होता है, ठीक है। बिल्कुल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, सप्लाई देने पर ये एलिमेंट गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद नीचे इस पर अभ्रक की परत लगा दी जाती है, जो करंट के आदान प्रदान को बिल्कुल ही रोक देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है अभ्रक, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है। ये माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला परियोजना, ये आपका लोअर पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया था और नेक्स्ट अपर पीसेस में क्वेश्चन पूछ दिएगा। ये बेतवा नदी पर स्थित है। एक ये क्वेश्चन आता है, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। जिनको HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में पता भी होगा, जिसने पढ़ भी रखा होगा, वो भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था। अब आप इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। HVJ गैस पाइपलाइन भारत की पहली इंटरस्टेट गैस पाइपलाइन है, ठीक है। पहला तो आपका फैक्ट निकल गया, जो गुजरात, MP और यूपी को आपस में जोड़ती है, यूपी के शहरों को गैस के द्वारा कनेक्ट करती है। अच्छा, गुजरात का हजीरा, H से हजीरा, ठीक है। उसके बाद आपका V से विजयपुर, ये आपका MP में है, ये गुजरात में है, ठीक है। HV, अब रह गया J, ठीक है। HVJ, J से जगदीशपुर, जगदीशपुर ही आपका यूपी में जाता है। तो HVJ गैस पाइपलाइन की फुल फॉर्म ये बनती है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में, विजयपुर MP में और जगदीशपुर यूपी में। लेकिन अगर आप इसमें क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें इन तीनों सिटीज़ का जिक्र ही नहीं है, इन तीनों सिटीज़ का जिक्र ही नहीं है। ये बेसिकली बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़ हैं, इन्हीं के जो सब डिस्ट्रिक्ट या छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम पूछ दिए गए हैं। तो मतलब इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जिन्होंने इस गैस पाइपलाइन के बारे में पढ़ा भी होगा उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गुना, ठीक है। जो गुना है वो है तो MP में, बट ये गैस पाइपलाइन यहाँ से नहीं जाती है। और ये जो बबराला, ठीक है, बबराला, औरैया और आंवला, ये तीनों यूपी में स्थित हैं, ठीक है। जो बरेली साइड के होंगे उनको पता होगा, ये आंवला यूपी का बरेली में स्थित है, औरैया और ये बबराला, ये सारे के सारे यूपी में स्थित है। ये MP में स्थित है। MP के विजयपुर से गैस पाइपलाइन जाती है, लेकिन गुना से नहीं जाती है। तो ये इसलिए इतना डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा हम सब जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही मुश्किल होता है सॉल्व करना, उन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट, हाँ, तुक्के से सही हो जाए तो वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है। तो आप बताइए सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से राज्य में था? सबसे इजी क्वेश्चन था 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। ये आप कमेंट करके बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और सही आंसर को मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? लक्षद्वीप या लक्काद्वीप एक ही बात है।
जो अगाथी है, कावारत्ती है और कल्पेनी है, ये सारे लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो ये तिलंचोंग है, तिलंचोंग, ये लक्षद्वीप का अंग नहीं है, ये अंडमान में स्थित है, अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलंचोल। ठीक है, नेक्स्ट, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु को निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया? मैंने अभी आपको बताया था, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया था, तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पे किया गया था। इसी आधार पर कोपेन ने भारत की जलवायु का भी वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, तो हम कुछ कुछ ऐसा समझ सकते हैं। अगर ये वाला एरिया पूछा जाता है तो ये जो माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के निचले भाग से कर्नाटक, केरल का ये जो भाग है, यहाँ पर लघु शुष्क मानसूनी जलवायु पाई जाती है मालाबार तट के आसपास। तो इसका कोड जो दिया गया था वो है AMW। ठीक है, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का जो आर्द्र शीत जलवायु है, आर्द्र शीत मानसूनी जलवायु है, उसके लिए कोड दिया था AS। ठीक है, और ये भारत का जो विशाल मैदान है उत्तर प्रदेश के निचले सीमा से जो स्थित है, इसका जो यहाँ पे जो मानसूनी शुष्क मानसूनी जलवायु पाई जाती है उसका कोड था CWG। ठीक है, इसी तरह से जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, ये वाली राजस्थान वाली, इसका कोड था BWHW। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ बता दिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जबकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और लेंथी टॉपिक भी है, बट इस क्वेश्चन के लिए बताना जरूरी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CWG। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो हम जानते हैं 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अगर हम ये उत्तराखंड का रफली मैप मान लें, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, ये चमोली हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा और उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, तो 5 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना उत्तराखंड के राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये आंसर होगा आपका पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा, साथ में टिहरी में भी ये नेगेटिव में रहा था। और सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो रही है उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में, इन दोनों में वृद्धि दर बहुत ज़्यादा रही है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा वाला क्वेश्चन। ठीक है, और अभी जो हमारी जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर है उत्तराखंड की, वो मैंने कल भी बताया था लोअर पीसी वाले एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन पेपर में, 18.81% 10 की वृद्धि दर उत्तराखंड की रही है। ठीक है, ओके, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान देश में 18वां है। ठीक है, और ये इसमें फैक्ट निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। अब देखिए, ये जो सारे क्षेत्र इन्होंने दे दिए हैं, खाली आपका भिलांगना नदी को छोड़कर ये सारे उत्तरकाशी के ही क्षेत्र हैं। भागीरथी नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम, ये सब उत्तरकाशी के क्षेत्र है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क का कौन सा है एरिया है। तो ये जो है ना, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने और भी कहीं देखा है जो थोड़ा सा फैक्ट रिलेटेड है, कि सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र जो आप कहोगे, सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र कौन से नदी की घाटी में स्थित है? तो वो भी, उसका आंसर भी टोंस हो जाता है। तो उसमें भागीरथी, टोंस, यमुना, अलकनंदा ऑप्शन में थे, बट उसका सही आंसर टोंस हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र टोंस नदी घाटी में ही स्थित है। हम सब जानते हैं टोंस नदी का उद्गम हिमाचल से होता है। रूपी और सूपी नदी दोनों आपस में मिलती है, ठीक है, नेटमड़ा नामक जगह पर। फिर वो उसके बाद हिमाचल और उत्तरकाशी की सीमा बनाते हुए देहरादून में ये यमुना नदी से आकर टोंस नदी मिल जाती है। ये यमुना नदी है, ये कालसी नामक स्थान पर मिल जाती है टोंस नदी। तो इतना जानकारी काफ़ी है टोंस नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्थान सिडगुल से संबंधित नहीं है? सिडगुल की फुल फॉर्म होती है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 2002 में तत्कालीन
सीएम हमारे श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा कराई गई थी और वर्तमान में ये 5 जगह पर स्थित है। हरिद्वार में स्थित है, सितारगंज में स्थित है, सेलाकुई जो अभी सेलाकुई देहरादून में जो है वहाँ स्थित है, काशीपुर में स्थित है और पंतनगर में स्थित है। तो ये इनका 5 स्थान है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रुड़की में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वनों का उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। एक आप जानते हैं खैर से ही कत्था का निर्माण होता है। ठीक है, तो कत्था निर्माण संस्थान या आप कह लीजिए फैक्ट्री, कत्था निर्माण फैक्ट्री उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो ये है हल्द्वानी में। ठीक है, ये एक फैक्ट निकल के यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 तरफ बढ़ते हुए। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने दिनों के भीतर हो जाने चाहिए? ये 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, इसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में भी हो जाता है, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो जाने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा 10वीं अनुसूची। लेकिन अब मैं आपको एक ना बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊंगा। अगर कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात, चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो थोड़ा सा हटकर है, कि संविधान में, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं इस बात को, बहुत आपको मज़ा भी आएगा। हर कोई जानता है कि 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। आपका जो 52वां संविधान संशोधन था, हाँ ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदली का कानून लाया गया था। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले हमारे संविधान में 1985 से पहले भी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 1985 से पहले भी हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वो तब जोड़ी गई थी जब हमारे देश में 35वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। सब जानते हैं जब 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को एक शहर राज्य बनाया गया था। ठीक है, जब सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था तब ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस 10वीं अनुसूची में कुछ ये जो इसके शहर राज्य बनाने के संबंधित जो प्रावधान थे, उनके नियम कानून, उनका जिक्र कर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब 36वां संविधान संशोधन 1976 आया, 36वां संविधान संशोधन 1976 आकर जब सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है, पूर्ण राज्य बना दिया गया, तब ये 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद भविष्य में वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन के बाद ये 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून के लिए लाई गई थी। तो ये यहाँ आपको बताना जरूरी था। कभी ऑप्शन में ये आ जाए कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में अगर दल विरोधी कानून ना हो तो इसका आंसर आ जाएगा 35वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, ये अगर आपको ये फैक्ट पढ़ना है तो ये फैक्ट आपको मिलेगा, लक्ष्मीकांत जी की बुक है भारत की राज व्यवस्था, उसके पेज नंबर 5.5 में। ठीक है, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हम जनरली 10वीं अनुसूची यही पढ़ते हैं कि दल विरोधी कानून से है, तो ये मुझे बताना जरूरी था। तो अब आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित करते हैं? यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है, लोकसभा से कितने। जनरली लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो बच्चों ने लोकसभा ना पढ़कर, कुछ बच्चों ने अगर ना पढ़कर सीधा 22 इसका आंसर दे दिया था, लेकिन इसमें क्या होता है 15 + 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? ये आपका लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा की गई थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और लाहौर अधिवेशन में ही घोषणा की गई कि अगली 26 जनवरी
26 जनवरी 1930 को हर वर्ष भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, इसलिए ही और हर वर्ष बाद में 26 जनवरी 1930 से हर साल झंडा, ये स्वाधीनता दिवस के रूप में झंडा फहराया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? इसका आंसर 24 जनवरी 1950। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर 31 का ए हो जाएगा। और अगर हम पूछते हैं कि मानवाधिकार आयोग का गठन ये किया गया 1993 में, उसमें न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया को अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में है मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा जी हैं वर्तमान में अध्यक्ष। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, ओके। आप कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? जैसा आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो उसके प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? आपको पता है यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का पद धारण किया जाता है। तो उसके सबसे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे। बच्चे कन्फ्यूज़न हो गए थोड़ा सा राधा कृष्ण माथुर और मनोज सिन्हा में। राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के और मनोज सिन्हा J&K के। ठीक है, ओके। मैं ये बार बार जो शब्द बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न बच्चों का हो गया, ये वास्तव में हुआ है, तभी आपको बताता हूँ कि ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है एग्ज़ाम में। थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को स्लोली पढ़ेंगे और टाइम लेके पढ़ेंगे, टाइम बहुत होता है, 150 क्वेश्चन अगर आपके लिए पास है, 3 घंटे का समय तो बहुत होता है, तो आप आराम से पढ़ के इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 3 सेवाओं में के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? अब मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है। हमें सबको पता है कि हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम जनरली मतलब जिसको आता है या जिसने अच्छा अटेम्प्ट किया है, जिसने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा या जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता सबने गलती की होगी, लेकिन इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति नहीं होगा। ये सलाहकार होते हैं भारत के रक्षा मंत्री के। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार निम्न से कौन सी श्रेणी में का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वर्तमान में 1944वां संविधान संशोधन के बाद से इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार देकर आर्टिकल 331 में से कानूनी अधिकार डाल के बना दिया गया है। ठीक है, अब जो हमारा संपत्ति का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में नहीं था पहले? 19 का 6 में, 19(1) के 6 में और आर्टिकल 31 में। 19(1)(6) में आपका जो प्रावधान है वो है अर्जित संपत्ति का, और 31 में है पैतृक संपत्ति का। ठीक है, प्रावधान था, है नहीं था, अब इन दोनों को हटा दिया गया है, तो अभी फिलहाल ये कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? देखिए, जो क्षेत्रीय परिषद है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। पहले चीज तो आपको ध्यान रखना है कि गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। ये संसद द्वारा एक अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो बनाया गया था, जिसमें 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उसी के अंतर्गत ही इन क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, अच्छा, अब ये क्षेत्रीय परिषद क्या है? क्षेत्रीय परिषद के अनुसार कर भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है: उत्तर, दक्षिण, मध्य, पूरब और पश्चिम। ठीक है, इनको 5 भागों में विभाजित करने का आधार भौगोलिक दशा, आर्थिक परिदृश्य, परिवहन, ठीक है, और संस्कृति आदि को ध्यान में रखते हुए इन 5 भागों में विभाजित किया गया है। और
वर्ष में इसकी बैठक हो जाती है। अभी वर्तमान इसकी 25वीं बैठक हुई थी, 25वीं बैठक इसकी हुई थी और ये दीव में हुई थी, दमन दीव के दीव में इसकी बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जो क्वेश्चन है वो है भारत के गृह मंत्री। भारत के गृह मंत्री का नाम लेते ही ये नीचे क्यों चला गया जी, ये भारत के गृह मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ये बताया गया कि राज्यसभा में सीटों की संख्या, अगर आपको सिर्फ उत्तराखंड की सीटों की संख्या भी पता होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। उत्तराखंड की सीटों की संख्या है 3। उत्तराखंड की सीटों की संख्या 3 है। तो और झारखंड की सीटों की संख्या है 6 राज्यसभा की सीटों की अगर बात करें। छत्तीसगढ़ की सीटों की संख्या है वर्तमान में 5 और पंजाब की सीटों की संख्या है 7। ठीक है, तो ये तो होया, इसका आंसर इस हिसाब से आंसर निकल आएगा डी। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, यूके में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो है 5। ठीक है, कौन कौन सी लोकसभा की सीटें हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लोकसभा सीटें गढ़वाल, ठीक है, इसमें एक आध फैक्ट और निकाल के देंगे हम आपको। दूसरा है टिहरी गढ़वाल। ये जिलों के नाम नहीं है, ये सीटों का नाम है। ठीक है, ये सीटों का नाम है, ना कि जिलेवार सीट कभी नहीं होती। ये सीट होती है, एक पर्टिकुलर कुछ जिलों को मिलाकर उसमें सीटों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार, ये सीटों का नाम है, ना कि जिलों का नाम बता रहा हूँ मैं। गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, ये 5 सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है, जो अल्मोड़ा की सीट है वो एससी हेतु आरक्षित है। अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड की लोकसभा में कौन सी सीट एससी हेतु आरक्षित है, तो वो हो जाती है अल्मोड़ा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, विधानसभा की 13 सीटें एससी हेतु आरक्षित हैं और लोकसभा की 1 सीट आरक्षित है। 13 सीटों का कल मैंने जिक्र कर दिया था, जो जो हमारी पुरोला होगी, थराली होगी, घनसाली हो गई, ठीक है, भगवानपुर, झबरेड़ा, ये सब सीटें जो हैं ये सब आरक्षित है। उसके लिए आपका ज्वालापुर हरिद्वार का हो गया, ठीक है, पौड़ी हो गया, ठीक है, इस तरह ये सीटें जो है 13 सीटें ये एससी हेतु आरक्षित है। लेकिन लोकसभा की कौन सी एससी हेतु आरक्षित है, वो है अल्मोड़ा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। उसी प्रकार एसटी कौन सी सीट है आपकी, चक्राता, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, चक्राता और नारगमत्ता। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लोकसभा विधानसभा की एससी सीटें, कुल सीटें, ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत ने सार्क दक्षेश शिखर सम्मेलन की सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। देखिए, दक्षेश जो है सार्क है, इसका गठन किया गया था 1985 में। ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, और इसका जो पहला सम्मेलन किया गया था, ये किया गया था बांग्लादेश में, ये 1985 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला सम्मेलन था 1986 में, वो भारत में किया गया था। ठीक है, और लास्ट जो अभी सम्मेलन है ये किया गया था 2016 में, ये किया गया था पाकिस्तान में। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका बहिष्कार किया गया, बाइकआउट किया गया, इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2016 में पाकिस्तान में किया गया। ठीक है, सार्क में कितने देश हैं, अगर सार्क में आपसे कोई पूछता है कि कितने देश हैं, तो आपको 8 नहीं बताने हैं, सीधा देशों का नाम गिन के ही बता देना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, मालदीव है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये भारत है, जो कि मैं दोबारा से बना देता हूँ, 1 सेकेंड। आपको मेरे साथ ही इस चीज़ को याद करना है, अभी इसको ख़त्म कर देना याद कर कर। ठीक है, दोबारा रखना ही नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है तो कभी नहीं बताना कि 8 देश हैं, सब उसको 8 देशों का नाम याद करके बता देने हैं। ठीक है, ये भारत का नक्शा अगर रफली बना देता हूँ। ठीक है, ओके, याद करिए, मेरे साथ ही याद करिए। कोई बात नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन एक फैक्ट भी आज याद करके जाएंगे तो ख़त्म कर देंगे इस चीज़ को। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये कितने हो गए, 8। फिर से इधर से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 3-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। दिमाग में नक्शा रखिए, ये नक्शा जैसे है, इस नक्शे को दिमाग में हमेशा रखिए। मगर यहाँ से अपने स्टार्ट करिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 याद हो गए, ठीक है। तो अगली बार कभी नहीं बताना है कि कितने देश हैं, सीधा 8 देशों के नाम बता देने, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के राष्ट्रीय आयोग के गठन के लिए संबंधित है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। जो 100वां संविधान संशोधन था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो कुछ हिस्सा था, डिस्प्यूटेड लैंड था, उससे संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन ये जीएसटी से संबंधित है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका 6 साल होता है, ठीक है। अगर राज्य विधान परिषद का कार्यकाल पूछा जाता है तो वो उसका कोई सीमा नहीं है, क्लियर है। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है तो उसका भी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता है तो 6 वर्ष होता है। उसी प्रकार राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल होता है। इसमें हर 2 वर्ष में, दोनों की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद दोनों की बात कर रहा हूँ, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। अगर जिसको उसका जवाब आता है तो ज़रूर उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने अगर पहले सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो एक नई चीज़ आपकी जानकारी के लिए हो जाएगी। कि जैसे आपको सभी को पता है कि वर्ष 1951 में आम चुनाव कराए गए, ठीक है। और 1952 में पहली बार हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया, क्लियर है। तो 1952 में ही राज्यसभा का गठन किया गया, ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लेकिन आपको यह भी पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष होता है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो पहला 2 वर्ष होगा, मतलब अब ये रिटायरमेंट कब लेंगे, 52, 53, 54, मतलब 1954 में किन लोगों ने बलि दी होगी? आप समझिए बात को मेरी। भाई उनका 1/3 सदस्य को रिटायर तो करना ही है, हर 2 वर्ष में करना है, तभी तो यह परंपरा आगे बढ़ी है ना। फिर अगले 1956 में रिटायर हुए होंगे, फिर 1958 में रिटायर हुए होंगे। तो वो पहले कौन से, जो किस तरीके से किया गया, भाई उनका कार्यकाल तो पूरा हुआ नहीं, 6 वर्ष का पूरा हुआ नहीं, फिर भी 2 साल में रिटायर करना जरूरी था। तो किस आधार पर किया गया था, किस आधार पर इनको रिटायर किया गया था? तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ही इनको रिटायर किया गया पहले। जिनका नाम सबसे पहले ए से था, 1/3 सदस्य जो पहले काउंट किए गए, वो ए से जो पहले ए नाम से आए उनको रिटायर किया गया। फिर बी से, सी से, डी से, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले आए उन्हीं को 1/3 सदस्यों को सबसे पहले रिटायर किया गया। फिर उसके बाद जो बाकी थे, ठीक है, इस तरीके से इनका रिटायरमेंट किया गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, वो आपको मैंने बता दिया। भारत द्वारा पहले प्रयोग में नहीं, नो फर्स्ट यूज़ की नाम की नीति का अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। सबसे पहले भारत ने परमाणु बमों का जो परीक्षण किया था वो 1974 में किया गया था, इंदिरा गांधी के समय पर, ठीक है। और उसके बाद जिसका नाम था आपका स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड नेम था। उसके बाद 5 परीक्षण किए गए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ये किया गया था। उसके बाद हमारे देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तब ये अटल बिहारी जी द्वारा ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल 21, ठीक है, 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का कारण किया गया है कि पहली बार हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1947 में, हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, 1947 में सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, सिविल सेवकों को संबोधित किया गया था मेटकॉफ हॉल में, ठीक है, दिल्ली में। ओके, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 2005 में, ठीक है। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब बना?
तो ये बना था वर्ष 1986 में। नेक्स्ट, आज ये 50 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट फिर 50 क्वेश्चन बाद सेकंड पार्ट में करेंगे। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो हमारी पहली लोकसभा थी उसमें महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। और वर्तमान में जो 70वीं जो हमारी लोकसभा है 2019 में जिसका चयन किया गया, उसमें सर्वाधिक महिलाओं की संख्या है। ठीक है, सर्वाधिक महिलाओं की संख्या वर्तमान में 78 एमपीज हैं जो महिलाएं हैं, जो लोकसभा में 2019 में चयनित की। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस वर्ष सर्वाधिक थी, किस वर्ष न्यूनतम थी। न्यूनतम तो क्वेश्चन में पूछा जा चुका, हो सकता है अगले पेपर में अधिकतम पूछ दे। ठीक है, इसी तरह आप एक फैक्ट और भी निकाल सकते हैं, किस वर्ष उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी या सबसे कम थी। ये आप निकाल सकते हैं बड़ा आराम से, क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा। और क्योंकि इसका जानकारी मेरे को भी नहीं है तो मैं एक बार मुझे इसको देख के बताना पड़ेगा। गलत बताने से बढ़िया एक बार देख लूँगा तो बता दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको अधिकार है, आर्टिकल 76। ठीक है, कल शायद चर्चा हुई थी आपके CAG के बारे में। मैंने उसको पूछा था कि कौन से आर्टिकल में है, उसमें मैंने 75, 76, 78 तक दे दिया था। वो ऐसा नहीं है, उसकी चर्चा 148 में है। ठीक है, और जो ये होता है भारत का महान्यायवादी, ये संसद की कार्य में भाग लेता है। जो भाग लेने का अधिकार है वो आर्टिकल 88 के अंतर्गत दिया जाता है इसको, बट ये वोट नहीं डाल सकता। उत्तराखंड राज्य परिवर्तन अधिनियम कब आया था? ये वर्ष 2006 में आया था। उत्तराखंड राज्य में किस तिथि को अस्तित्व में आया था? ठीक है, 9 नवंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको। नेक्स्ट, 9 नवंबर 2000 में। और निम्न में कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्म का राजधानी बनाने की घोषणा की? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अभी जस्ट पटवारी के क्वेश्चन में आया था कि तीरथ सिंह रावत का कितने दिन का कार्यकाल था? 116 दिन का कार्यकाल था। पटवारी लेखपाल के पेपर में आया था क्वेश्चन ही। और ये आज का 50वां क्वेश्चन, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में किस कमिश्नर राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था? ठीक है, हम सभी जानते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ भी रहा है, क्योंकि राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान उत्तराखंड गवर्नमेंट अब खत्म करने की घोषणा कर चुकी है। तो ये 1874 में स्थापित की गई थी। और हमें सभी को पता है 1856 से लेकर 1884 तक का जो कार्यकाल था वो हेनरी रैमजे का कार्यकाल था। इसी कार्यकाल के दौरान ये राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो ये था इसका पहला पार्ट जिसके 50 क्वेश्चन थे। बाकी जो इसके 50 और 100 क्वेश्चन है वो हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे, जिसको आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने और समझाने में आपको आसानी हो। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। और ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। और आपके सहयोग से ही धीरे धीरे इस प्रैक्टिस सेट को, सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा और अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए जाएंगे, जिससे आपको आगामी एग्जाम में मदद मिले। आगामी एग्जामों में ये तो नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट इससे मिलते जुलते या जो फैक्ट हमने डिस्कस किए उसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। आप देखते जाइएगा और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिर अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।